आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो आ गए हैं हम आज फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर। एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में क्लास 12 का। तो उसमें है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, हम लोग वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि रेस्ट में हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास 12 में दो चैप्टर है। पहला हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है उसमें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अच्छा, तो इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आएंगे, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो पहले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज बना कैसे, चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो इसके पीछे पहले तो चार्ज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अच्छा, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो क्या है कि इसके पीछे थोड़ा हल्का सा कहानी है कि ईसा से 600 साल पहले ही जो थेल्स थे तो क्या किया ना, एक एम्बर लिया, एम्बर और वो ऊन पर रगड़े। तो ऊन पर जब रगड़े तो उनको देखा कि अरे यार ये तो कुछ मतलब स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो लगे कि अरे क्या हुआ, मतलब वहां से देखिए, वहां से इसका उत्पत्ति है। उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट थे, उनको भी देखें कि बाद में कुछ साल बाद देखें कि हाँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये दूसरे सब्सटेंस में भी है। तो कहें कि अरे अच्छा, तो फिर इसके अंत में ना 1646 यानी कि 1646 में क्या हुआ कि एक थे साइंटिस्ट सर थॉमस ब्राउन। तो वो बोले कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मतलब जो कुछ नहीं पता है अभी तक क्या है, वो कुछ प्रॉपर्टी है जो हम रगड़े या फिर जो हम एम्बर को लेकर ऊन में रगड़े ना, तो रगड़े तो कुछ वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो वहां से जो वर्ड है ना, ये विद्युत धारा यहाँ वहां से निकला। चलो ठीक है, फिर तो अब पढ़ते हैं हम लोग। इस हल्का सा कहानी है, तब कुछ ध्यान नहीं देना है, अब ध्यान देना है। पेन और पेपर निकाल लो और जो बोले उसका नोट्स बनाओ। नोट्स खुद का बेस्ट होता है। अच्छा, तो चार्ज के बारे में पढ़ना है हम लोग को। चार्ज क्या होता है, देखिए इसके पीछे ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मार्कर है, अभी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जिसमें जितना इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों इक्वल में रहता है। पता है ना, पढ़े ना 10 क्लास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वही बात है। अब क्या है देखिए, मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव, मान लीजिए 4 प्रोटॉन हो गया और 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको न्यूट्रल कर रहा है। इसमें भी वही मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, कर क्या रहे हैं, ये दोनों को रगड़े आपस में। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, रगड़ने से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस होगा ना, रगड़ने से हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सके। तो अब हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें से तो इसमें जा सकता है, आगे देखा जाएगा, ठीक है। इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्या है, इसमें से इसमें गया, इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब तो 3 ही बचे, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 4। यानी इसमें एक पॉजिटिव ज्यादा है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्या इसमें चार्ज कैसे क्या गया, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज गया, बी पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही चार्ज आया। रगड़ने से क्या हुआ होगा, जो थेल्स सर थे वो रगड़े होंगे तो क्या हुआ होगा, ठीक ना। तो वही है, ये हुआ होगा, ये हुआ है वहां पे। हम लोग भी देखते हैं, बचपन में करते थे, पेन लेकर बाल पर रगड़े और कागज उठा दिए, जादू करते थे। तो वही होता है, क्या किया, रगड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आ गया। आने के बाद क्या हुआ कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, एक हो गया निगेटिवली चार्ज। अब जिसपे हम ठिका रहे हैं उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है चार्ज जैसे बना। देखिए इसमें एक निगेटिव आया ना, इसमें एक निगेटिव यहाँ आ गया, यहाँ से निकल के कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ आया तो क्या हुआ,
यहाँ आया तो इसमें एक निगेटिव बढ़ गया, यानी कि अब इसमें कितने 4 हो गए प्रोटॉन और 5 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन निगेटिव बढ़ गया यानी निगेटिव चार्ज हो गया। बस यही पे है कि अब यहाँ से आप लोग समझ गए कि चार्ज बनता कैसे है, समझ गए यहाँ तक। अब क्या है, चार्ज के ना कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब आप बोलोगे अगर कि एक तरीका थोड़ी ना है यार कि मतलब हम ना ये ऑब्जेक्ट ए है, बी हम इसको रगड़े, तो रगड़ना ही एक तरीका है क्या, और तरीका है? देखिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, पेन और पेपर कॉपी निकाल कर इसको लिखिए पहले कि इसके 3 तरीके होते हैं, ठीक है। शायद 10 में पढ़ना है हल्का फुल्का, ठीक है। पहला क्या है, पहला बोलते हैं फ्रिक्शन, घर्षण विधि से इसको हम रगड़े, फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है, फ्रिक्शन मेथड हो गया। सेकेंड हो गया इसका कंडक्शन मेथड, कंडक्ट करवा के, ठीक है, पढ़ेंगे क्या करके, कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, ठीक है। थर्ड है इंडक्शन मेथड, पढ़ेंगे इंडक्शन, इंडक्शन मेथड, ठीक है। बारी बारी से पढ़ते हैं, चलो लिख लो पहले, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन अभी पढ़ लिया ना, फ्रिक्शन के बारे में कुछ नहीं है, फ्रिक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिए कॉम को हेयर में रगड़े अट्रैक्ट हो रहा है, समझे, वो हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हुआ क्या, हम रगड़े, रगड़ने के कारण क्या हो, थोड़ा सा डीप में जाओ, थोड़ा फील करो, रगड़े, रगड़ने से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस से काइनेटिक एनर्जी मिला उसको, तो हिला, वहां पे हिला, उसके इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से निकल के इस ऑब्जेक्ट में आ गए, कुछ हुआ, हलचल हुआ, तो इसके कारण से चार्ज आ सकता है, कोई बॉडी चार्ज हो सकता है 3 तरीके से। पहला हुआ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, इस मेथड में हुआ, दिस मेथड वी स्टडी दैट इफ यू रब 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन if body A and B, when we rub 2 object A and B, then A and B will be charged, ठीक है, maybe A will be negative और B will be positive, वो कंडीशन के अनुसार होता है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। अगर B से A में क्या होगा इलेक्ट्रॉन, तो B हो गया पॉजिटिव, ये हो गया होगा नेगेटिव, वैसे, ठीक है। ये फ्रिक्शन में हो गया, ठीक है। अब क्या है, फ्रिक्शन तो हो गया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंडक्शन से बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा इससे क्वेश्चन में। इसमें हमें पता है क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बोर्ड है, ए है ना चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बोर्ड न्यूट्रल है, मान लेते हैं। अब क्या किए, एक कंडक्टर लिए, इसको कनेक्ट किए, इससे कनेक्ट कर दिए। अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव है ना, इसको भी, बोर्ड को भी पॉजिटिव कर दिया, बोर्ड को पॉजिटिव कर दिया। एक बात और नोट ओवर द पॉइंट है, लिख लो, जो कंडक्शन में इसे एक कनेक्ट किया ना, इसमें ये इस बोर्ड पर ना, इस पे अगर 5 कूलम है ना, तो इस बोर्ड पे वो 2.5 कूलम कर देगा। जितना चार्ज इस पे है, इसका आधा चार्ज इस पे कर देगा। 8 है तो 4 कूलम, 12 है तो 6 कूलम, इस अपना आधा चार्ज इसको दे देता है। नोट ओवर द पॉइंट है, नोट कर लो। इन द कंडक्शन मेथड the charge, the half of the charge supplied by the object 1 to the second, अगर 1 पे जितना भी चार्ज उसका हाफ सेकंड पे चल जाता है, लिख लो, ठीक है। कंडक्शन में इतना ही होता है। अब जरा पढ़ते हैं इंडक्शन। इंडक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे कहानी हम बता सकते हैं आपको। क्या हुआ ना कि एक लड़की थी, अपने रेलिंग, उसका छत है ना, होता है ना रेलिंग, तो रेलिंग से बगल एक तार गया होगा, तार गया था, बहुत हाई वोल्टेज था तार, तो लड़की बात करी थी फोन पे, रेलिंग के पास गई, हुआ कि लड़की, क्या हुआ ना कि तार है ना, सो उसके नजदीक आने लगा और लड़की उसको जाकर चिपक गई। अब सब लोग बोलने की यार भूत है कि लड़की कैसे चिपक गई। अब पढ़ते हैं फिजिक्स के, फिजिक्स में तो मजा है, पढ़ना है जैसे कि क्या हुआ होगा। क्या हुआ, देखो एक तार गया होगा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे फील्ड के बारे में। अब क्या है, जो तार है अपने चारों तरफ से फील्ड बना रहा होगा, ठीक है, फील्ड बना रहा होगा। इस फील्ड में जैसे ही ये लड़की आई ना, इंडक्शन मेथड है, ध्यान देखना, इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में कंडक्टर की जरूरत नहीं होती, बस वो
अगर एक चार्ज पार्टिकल है, अपने कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, आगे पढ़ना है इसके बारे में, बनाता है, ठीक है। तो बनाता है, उसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ऑब्जेक्ट आ जाए, जो ऑब्जेक्ट आ जाए, तो एक करता क्या है, अगर एक पॉजिटिव है ना तो उस पर निगेटिव चार्ज डाल देता है और उसको अट्रैक्ट कर देता है। फिर से, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी पार्टिकल्स आएंगे उस पे, न्यूट्रल पार्टिकल्स आएंगे, तो उस पे ए अगर पॉजिटिव है तो उस पे निगेटिव करेगा और उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तार क्या किया, मान लो अगर तार है तो क्या किया, इसके था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर मान लो पॉजिटिव होगा तो क्या किया, इस पे निगेटिव किया और इसको अट्रैक्ट कर लिया, लड़की को अट्रैक्ट कर लिया और उसको करंट लग गया, तारी मर गई। समझ रहे हो? तो ये होता है इंडक्शन मेथड, ठीक है। हम लोग ये पढ़ लिए फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तीन मेथड से कोई इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी चार्ज हो सकता है, एनी बॉडी कैन बी चार्ज बाय दिस थ्री मेथड्स। ओके ओके, देन नेक्स्ट में क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज के प्रॉपर्टीज देखो क्या है कि ये तुम लोग को तो आता होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव सेम चार्जेस, सेम कैरेक्टर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मान लो पॉजिटिव है, रिपेल किया, ये इसको कर रहा है रिपेल, ये इसको कर रहा है रिपेल, भाग रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, क्या हुआ कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लिख लो इसको। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, दूसरा इसका है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है इसका सेकंड, क्या है प्रॉपर्टी, क्वांटाइज्ड का। क्वांटाइज्ड क्या है, देखो थोड़ा सा बैक में चले, बैक में जाओ। क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट ए था, ए बी था, रगड़ रहे थे या फिर कंडक्शन से कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन इसके इसमें गए होंगे, ठीक है, रगड़ रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन उठ के बी में आ गया, तो बी में जाने से क्या आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उससे कम नहीं जाएंगे, या फिर जाएगा तो मतलब एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, मतलब ये इंटीग्रल फॉर्म में जाएंगे, ए नहीं कि 0.5 गया, 1/2 मतलब 1/4 इलेक्ट्रॉन गया, नहीं, ये एक जाएगा या फिर दो जाएगा फिर तीन जाएगा। यानी कि इसका मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है, मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज 1.9, 1.6 into 10 to the power 9 कूलम, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इतना स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, इतना, ठीक है। यानी कि इतना मिनिमम चार्ज है जो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकता है। समझ गया तक? लिख लो इसको। दूसरा हो गया क्वांटाइज्ड। अब तीसरा पता है क्या है, तीसरा बहुत ही अच्छा है, ये तुम लोग फील कर पाओगे। पता है क्या, अब ये क्या है ना कि ये हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्या है तीसरा, कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन क्या समझ रहे हो, देखो फील करो थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट ए था, ये बी था, इलेक्ट्रॉन इसमें मान लो 10 थे, 10 इसमें इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, रगड़े, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें चल गया। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 था, इसमें 10, टोटल कितना हो गया 20, जोड़ो ऐसे ही, इसमें 10 था, शुरू में 10 था, 10 इसमें इलेक्ट्रॉन 20 हो गया। अब इसको रगड़ो, 10 था इसमें, एक निकल गया, इसमें आ गया, इसमें होगा 11, इसमें हो गया 9, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, इसमें 11, इसमें 9, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बना, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ा या घटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात कर रहे हैं। पहले इसमें 10, इसमें 10, 20 था, अब इसमें 11, इसमें 9, 20, समझ रहे हो, ये हुआ फिर। यानी कि समझ रहे कि चार्ज जो है वो कहीं बना तो कंजर्व रहता है, चार्ज बनता भी है तो कंजर्व है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो कंजर्व रहता है, इसमें से उसमें गया, इसमें से इसमें आया, उसके वजह से चार्ज में ट्रांसफर हुआ, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब चार्ज के बारे में इतना काफी है, ठीक है, तो चार्ज के बारे में उतना हो गया। अब इसके बाद क्या है कि देखिए दो चार्ज है, एक पॉजिटिव निगेटिव, अट्रैक्ट कर रहा होगा, ए इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ए भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, ए 1 लगा रहा होगा 2 पे, 2 लगा रहा होगा 1 पे, कुछ तो लगा रहा होगा। तो क्या हुआ कि इसमें कूलम्ब्स सर है, कूलम्ब्स ने बोला क्या कि ये दोनों पे कुछ फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फोर्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उन्होंने बताया कि देखिए मान लीजिए कि यह चार्ज Q1 है, ये ऑब्जेक्ट में चार्ज Q1 है, ये ऑब्जेक्ट में चार्ज Q2 है। अच्छा मान लीजिए दोनों का सेंटर का डिस्टेंस हो गया मान लीजिए R। तो इन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है, तो Q1 इंटू Q2 दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इन्होंने क्या बोला कि इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स, यानी कि दोनों डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ा है फोर्स कम गया, और बढ़ा है और कम गया, नजदीक किए बढ़ गया, बराबर। तो ये बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अब ये हो गया फोर्स इक्वल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अब क्या इन्होंने बोला है कि ठीक है इसमें कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट क्या किया, कांस्टेंट आया कहां से पहले फिल करो। हुआ क्या कि ये ऑब्जेक्ट 1 था या 2 था, ये पॉजिटिव है निगेटिव, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा एक दूसरे को, दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर यानी एयर में है, तो अब क्या है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, कुछ कर रहा है अट्रैक्ट कुछ फोर्स से। अब क्या कि यहाँ पर पानी भर दिया, सपोज इमेजिन कीजिए पूरा पानी भर गया, लेकिन कि फोर्स कुछ कम गया। तो कूलम्ब से बोला कि अरे यार ये कैसे फोर्स कैसे कम गया, मतलब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट तो दोनों का सेम ही रहेगा, एयर में ले लो या फिर वाटर में ले लो, डिस्टेंस भी सेम लिए हैं, पर फोर्स क्यों डिफर कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसका कांस्टेंट हमको पता है क्या डालना पड़ेगा, इसका कांस्टेंट हमको डालना पड़ेगा कि हर एक मीडियम का अलग अलग कुछ होता होगा, उसको परमिटिविटी बोलते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं। तो हर एक मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होता है। नेक्स्ट टॉपिक वही है कि परमिटिविटी क्या होता है, तो वही बस थोड़ा सा सब्र कीजिए बताएंगे आगे। तो क्या हुआ कि देखिए कि एयर में कुछ और अलग है परमिटिविटी, दूसरे मीडियम में अलग परमिटिविटी है, ठीक है यार कुछ तो गड़बड़ है। तो परमिटिविटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा कि वाटर में है इसका परमिटिविटी कांस्टेंट ए होगा। तो इन्होंने क्या किया, आगे पढ़ना है परमिटिविटी के बारे में डीप में पढ़ना है, पढ़ेंगे अच्छे से। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि एफ इक्वल टू कांस्टेंट डाल दिया के यानी कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और Q1 इंटू Q2 तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। तो ये बन गया फॉर्मूला, इसे को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग को यही पढ़ना है कि कूलम्ब्स लॉ यही बताता है कि फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू स्फीयर्स, ठीक है। और K क्या आता है, अब K का मान K इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, थोड़ा कर लीजिए इसको, अपना कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद लिख लिया। चलो अब आगे क्या है ना कि अब K जो K लिखे ना आप लोग, तो K क्या है, K को थोड़ा फिल करें देखते हैं। K इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन, इप्सिलॉन नॉट नहीं इप्सिलॉन, पता है जो है ना इप्सिलॉन इसी को बोलते हैं परमिटिविटी। अगर यहाँ लगा दिए हम E नॉट यानी कि परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर। आप लोग बोल रहे हो यार कि वैक्यूम और एयर तो अलग चीज है, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। क्या हुआ कि जब परमिटिविटी पढ़ेंगे ना तो तुम फील कर पाओगे कि वैक्यूम और एयर को जानते अलग अलग होता है, पर ये इसका परमिटिविटी है ना कांस्टेंट है, वो लगभग सेम आ जाता है, तो दोनों को एक मान लेते हैं। परमिटिविटी पढ़ेंगे अच्छे से। तो हुआ क्या कि यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ठीक है, यहाँ पर परमिटिविटी वैक्यूम करना है। अब परमिटिविटी क्या है ध्यान से देखना। क्या हुआ कि परमिटिविटी का डिफाइन है कि मान लीजिए एयर है या फिर पानी है, तो अगर हम यहाँ पर पूरा पानी भर दिए थे और जो दो रखे थे चार्ज,
वो दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो अब पानी के जो एटम्स है ना, वो एक दूसरे को बोले होंगे कि अपने एटम को परमिट किया होगा, पानी अपने एटम को परमिट किया होगा कि जाओ जाकर उनके दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा होगा, उसको जाकर इंटरप्ट कर दो, उसको खत्म कर दो या फिर उसको कम करो। तो वो अपने परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी मीन्स any medium allow its own atoms to interrupt the force between the two objects। टू ऑब्जेक्ट्स में जो फोर्स लग रहा है उसको इंटरप्ट करने के लिए अपने एटम्स को बोला, अपने एटम्स को अलाउ किया, ठीक है। तो अब वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे होते हैं, जाके इंटरप्ट कर दिया, फोर्स कम हो गया, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए पूरा हम लोग लोहा के अंदर है, लोहा के अंदर हम लोग हैं, वही ऑब्जेक्ट है, वही डिस्टेंस है। अब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस वही है, लेकिन क्या है कि अब फोर्स और कम गया था। ये कैसे? तो लोहा का जो एटम है, लोहा बोला कि एटम को बोला कि जा जाकर उसको इंटरप्ट कर दो फोर्स को, उसका एटम तो और होते हैं, उसको फोर्स को और इंटरप्ट कर दिए। समझ रहे हो? ग्लास का अलग होता है। तो अब हर एक चीज का परमिटिविटी अलग अलग है। तो अब यहां से है कि यार कैसे पता करें, अब दुनिया में इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, सबका याद करेंगे? इतना कितना रटेंगे कि इसका परमिटिविटी है, इसका परमिटिविटी है, कितना रटेंगे? तो रट नहीं सकते। तो पहले तो जान लीजिए वैक्यूम का। तो वैक्यूम का जो ई है, मान लीजिए वैक्यूम ई नॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ तो एटम्स होंगे नहीं एयर के कि जाके फोर्स को इंटरप्ट करेंगे। एयर में कितने एटम्स हैं मतलब जो इंटरप्ट कर सकें? नहीं है, तो इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, तो इंटरप्ट नहीं करेंगे तो फोर्स उतना मतलब डिफर नहीं करता है। और वैक्यूम और एयर को इसलिए एक करते हैं क्योंकि वैक्यूम में भी वैक्यूम तो एटम्स है ही नहीं, और एयर में कुछ है तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे डिफर करते हैं, पर बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो के का मान है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन के बारे में पढ़ेंगे, परमिटिविटी है, इस बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए। इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 9 × 10⁹ ये होता है। के का मान इतना होता है, ठीक है, होता है इतना। अब इतना बारे में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, एप्सिलॉन को परमिटिविटी लिख लीजिए। परमिटिविटी मीन्स एनी मीडियम allow its own atoms to interrupt the force that is called permittivity। परमिट कर रहा है ना अपने एटम्स को। अच्छा, तो हर एक ऑब्जेक्ट देखिए, जो ये है एप्सिलॉन नॉट, ये वैक्यूम का है, इसका परमिटिविटी कुछ और होता है, 8.85 कुछ होता है, तो फिर वो अलग होता है। और परमिटिविटी का क्या हर एक ऑब्जेक्ट का कितना कितना हम याद करें, तो यहीं से एक नया टर्म डिफाइन हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, तो रिलेटिव परमिटिविटी में क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी के आरटी कर देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी इन एनी मीडियम, परमिटिविटी इन एनी मीडियम बाय परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम, जिसको हम ई नॉट से, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर रहे हैं। फिर लीजिए, मान लीजिए रिलेटिव परमिटिविटी पता है क्या बता रहा है हम लोग को? बता ये रहा है कि कोई दूसरा मीडियम एयर और वैक्यूम से कितना गुना ज्यादा हो, कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई दूसरा मीडियम ले लें, एयर को हटाकर दूसरा मीडियम लें, या फिर लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा, तो जब वो लिक्विड और सॉलिड होगा तो पक्का बात है कि अपने एटम्स को ज्यादा ही, इससे ज्यादा ही ना वो अलाउ कर सकता है। उसके एटम्स बड़े बड़े होंगे तो ज्यादा ही इंटरप्ट करेंगे फोर्स को, यानी जो उसका परमिटिविटी का कांस्टेंट का मान होगा वो इससे बड़ा ही होगा, एयर से बड़ा ही होगा। यही बताता है कि एयर से कितना गुना परमिटिविटी किसी मीडियम में कितना ज्यादा है, किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना ज्यादा है, ठीक है। तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी, मान लीजिए किसी का, देखिए बता रहा है, कोई बोले कि 20 मतलब 4, जो 20 है वो 4 से कितना गुना ज्यादा बड़ा है, 20 4 से कितना गुना ज्यादा बड़ा है, तो क्या हम करते हैं 5 गुना, वही होता है। इसका परमिटिविटी पक्का है कि ज्यादा ही होगा, लेकिन अब इसमें कितना गुना ज्यादा होगा, तो इसलिए परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर, तो ये फॉर्मूला होता है, पता है। अच्छा बताओ, परमिटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसका फोर्स कम होगा क्या? क्यों? क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2 /r²। एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन
एप्सिलॉन का मान जिसका ज्यादा होगा उसका फोर्स को कम कर देगा, तो नीचे है फोर्स कम कर देगा। इसका जितना कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स किसमें आ सकता है, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर लिखते हैं, ठीक है। इन एयर में सबसे ज्यादा फोर्स हो सकता है। अगर कोई हम दो ऑब्जेक्ट लिए हैं फिक्स, दोनों ऑब्जेक्ट एक हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों सेम है, सब कुछ सेम डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम एयर में ले जाएं या फिर दुनिया में किसी और मीडियम में ले जाएं, सबसे ज्यादा फोर्स एयर में आएगा। क्यों? क्योंकि एयर में परमिटिविटी जो कांस्टेंट होता है उसका मान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि एयर के जो एटम से उतना इंटरप्ट नहीं कर पाते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या हुआ रिलेटिव परमिटिविटी में, अब क्या हुआ देख लिया था ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी में क्या हुआ कि अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई एक्स ऑब्जेक्ट है, तो उसका परमिटिविटी 8 है मान लीजिए, तो इक्वल टू ए परमिटिविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जान गए कि जो परमिटिविटी एक्स मीडियम का इससे 8 गुना ज्यादा है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जितना है वो हमको बताता है कि जो उस मीडियम में जिसका निकाल रहे हैं मीडियम में, इस मीडियम का अगर मान लीजिए परमिटिविटी कुछ भी आया तो हमको ये बताता है कि ये मीडियम इससे कितना गुना ज्यादा बड़ा है, परमिटिविटी हो गया। तो हाँ बस यहाँ तक तो इतना ही है। अब इसके बारे में क्या है कि अब कोई हमको लॉ ऑफ सुपर पोजिशन इसको बोलते हैं। क्या हुआ कि हम चार्ज एक Q1 यहाँ रखें, Q2 यहाँ रखें, Q3 यहाँ रखें, ऑब्जेक्ट A2 3, तो हुआ क्या कि हमको निकालना कि बोले कि फोर्स निकालो Q1 पे, तो क्या करेंगे, Q1 ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा होगा Q2 और Q3 की वजह से। कोई पूछ दे कि फाइंड द फोर्स ऑफ ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि ट्रायंगल में है, तो डिस्टेंस मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो ये इसको इधर ढकेल रहा होगा, ए इसको यही पॉजिटिव है, इसको ढकेलेगा इधर ढकेल दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए इसको इधर ढकेल रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है। मान लीजिए कुछ यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, कोई फोर्स पूछ दिया यहाँ से फोर्स निकालने के लिए, तो फोर्स अगर हम निकालें Q1 से Q2 से, तो फोर्स इक्वल फोर्स ऑन, इसको 1 दे दिए, इसको 2 दे दिए, इसको 3 दे दिए, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई 4, 2 का स्क्वायर 4। एक मिनट, ये मीटर में होना चाहिए, तो मान लीजिए 2 मीटर है यहाँ पे, 2 मीटर और 2 मीटर, तो 4, ठीक है। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकालना है, तो K इंटू Q1 इंटू Q3 बाई 4, ठीक है। तो एक फोर्स निकल गया 1 में, एक 2 निकल गया, तो अब इसका हम वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम पता है ना कैसे होता है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। इसका हम लोग सम कर देंगे आराम से। फोर्स निकालना है एफ नेट निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, नोट पूरा में है। तो अब ऐसे ही होगा, तो ऐसे इसको निकाल सकते हैं फोर्स। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, तो क्वेश्चन आप कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो तो हमारे कम्युनिटी में जाकर उसको पोस्ट कीजिएगा, हम लोग जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।